डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स में हमने लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिकल कैलकुलेशंस की थी। उसी क्रम में आज हम जूल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। जूल ने अपना एक प्रयोग किया था और उसी आधार पर जूल का नियम भी दिया था। तो इसको जानने के लिए हम ये माने कि इंटरनल एनर्जी E of a system is the function of volume V and temperature T. Then E इक्वल टू क्या होगा, F ब्रैकेट में हम लिखेंगे V और T के बराबर। यह समीकरण हमने कई बार उपयोग में लिया है पिछली क्लासेस में। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें अवकलित रूप प्राप्त होगा। पहले पद में स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, जबकि दूसरे पद में स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T dV प्लस डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V dt, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप देखिए कि दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T dV। ये जो पार्शियल व्यंजक है डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, इसको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये फंक्शन किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी से संबंधित नहीं है। द वैल्यू ऑफ डेल E अपॉन डेल V कांस्टेंट टेम्परेचर T difficult to measure because this function cannot be related with any other measurable quantity. लेकिन यहाँ जो दूसरा एक्सप्रेशन है डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V, ये जो पार्शियल व्यंजक है इसका मान किसके बराबर होता है, CV के बराबर, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। CV ऊष्माधारिता होती है और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का मान CV इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V के बराबर होता है। तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें हम इस पार्शियल व्यंजक की जगह हम CV लिख देंगे और इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। तो चूंकि डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V को हम ऊष्माधारिता के साथ संबंधित करके ज्ञात कर सकते हैं। दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड ऑन रिलेटिंग इट विथ हीट कैपेसिटी। लेकिन जो पार्शियल फैक्टर डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T है, इसको मेज़र करना कठिन है, जो मैंने आपको बताया कि ये किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी से संबंधित नहीं है। तो इसके मेज़रमेंट के लिए ही जूल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम
जूल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपके क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द जूल एक्सपेरिमेंट, डायरेक्टली आ जाता है, और कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डेल ई अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। तो ये दोनों एक ही बात है, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जूल का जो प्रयोग था वो क्या था। तो जूल ने अपने प्रयोग में एक एक्सपेरिमेंट किया। चित्र में आप देख रहे हैं कि दो बल्ब्स हैं, ए और बी। ये दोनों ही बल्ब एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड हैं। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पाइप है, लेकिन पाइप के सेंटर में एक स्टॉपर लगा हुआ है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बल्ब ए और बी दोनों ही कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड थ्रू ईच अदर। और जो पाइप के बीच में स्टॉपर है जिसको हम बोलेंगे सी, स्टॉपर सी। अब बल्ब ए में ड्राई एयर फील्ड है 20 वायुमंडल दाब पर। इसका प्रेशर है 20 atm, जबकि बल्ब बी इज कंप्लीटली इवेक्यूएटेड है, पूर्ण रूप से निर्वातित है। बल्ब बी के अंदर वायु नहीं है, जबकि क्या है वहां पर पूर्ण रूप से निर्वातित है, इवेक्यूएटेड है। इस पूरे एपरेटस को हम एक पानी से भरे हुए कैलोरीमीटर के अंदर रख देते हैं। इस कैलोरीमीटर में एक स्टीरर लगा हुआ है, विलोडक जिसको हम बोलते हैं, और ये स्टीरर बहुत तेजी से विलोडित होता है, और साथ में एक थर्मामीटर भी रहता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इस स्टीरर की सहायता से तेजी से इसको स्टीर किया जाता है, हिलाया जाता है, ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए। जब इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, उस स्थिति में थर्मामीटर की सहायता से इस जल के टेम्परेचर को नोट कर लिया जाता है। इसके पश्चात जो स्टॉपर सी है इसको खोल दिया जाता है। जैसे ही खोला जाता है तो जो बल्ब ए में भरी हुई ड्राई एयर है वो इस पाइप के थ्रू बल्ब बी में जाती है और तेजी से एक्सपांड होती है। इसका बहुत तेजी से प्रसरण होता है। कुछ समय के पश्चात बल्ब ए और बल्ब बी दोनों में वायु समान रूप से फैल जाती है और पुनः थर्मल इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो थर्मामीटर होता है उसके द्वारा हम पुनः टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं। तो जूल ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यह पाया कि वाटर का टेम्परेचर स्टॉपर सी के खोलने से पहले और खोलने के बाद वाटर के टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
यानी पानी का ताप बिल्कुल अपरिवर्तित रहा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि चूंकि जल के टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब सिस्टम में न तो ऊष्मा का अवशोषण हुआ और न ही ऊष्मा मुक्त हुई। मीन्स Q का मान क्या होगा? 0 होगा। मैंने आपको बताया कि ऐसा सिस्टम जो न तो ऊष्मा लेता है और न ही देता है, ऐसी स्थिति में Q का मान 0 के बराबर होता है। तो बाद में जूल और थॉमसन ने अपने प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया कि गैस के उपरोक्त प्रसरण में ताप में कमी होनी चाहिए। यानी जब गैस A से B में जाती है तो चूंकि एक्सपांड होता है तो उसके टेम्परेचर में कमी होनी चाहिए, अतः Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे गैस आइडियल व्यवहार की ओर अग्रसर होती है, वैसे वैसे Q का मान घटता जाता है। अतः कोई भी आइडियल गैस जो कि फ्रीली एक्सपांड होती है, उस आइडियल गैस के लिए Q का मान 0 हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में गैस एक्सपांड होती है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई प्रसार कार्य नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या है कि हमने बल्ब A में तो ड्राई एयर फिल की थी, बट बल्ब B कैसा था? बल्ब B में बिल्कुल निर्वात था। तो जब भी कोई गैस निर्वात में प्रसारित होती है तो किया गया कार्य W 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W = 0। तो Q = 0 हो जाएगा आइडियल गैस के लिए और W का मान भी 0 हो जाएगा। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इन मानों को लिखेंगे तो डेल्टा E का मान Q - W = 0 के बराबर होगा। इस प्रयोग में चूंकि DE = 0 है और DT का मान भी 0 होगा, तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि 1 में अगर हम इन मानों को रखें तो डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T dV = किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 0 के बराबर। चूंकि यहाँ आयतन में परिवर्तन हो रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है, तो dV का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। dV will not be equal to 0। तो ऐसी स्थिति में डेल E/डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T = 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी उसके वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती है, यानी वॉल्यूम पर अनाश्रित होती है। कहने का तात्पर्य
internal energy of an ideal gas at constant temperature is independent on its volume। और अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रुद्धोष्म प्रसार में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन एडियाबैटिक एक्सपांशन यहाँ पर चूँकि Q का मान 0 है और गैस का एक्सपांशन होता है बल्ब A से जब पाइप के थ्रू गैस बल्ब B में एक्सपांड होती है, तो ऐसी स्थिति में सिस्टम के द्वारा न तो ऊष्मा ली जाती है और न ही ऊष्मा दी जाती है, तो ये प्रसार कहलाएगा एडियाबैटिक प्रसार, एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इन एडियाबैटिक एक्सपांशन देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो इसका मतलब आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप का ही फलन होती है। E इज द फंक्शन ऑफ ओनली T। तो हमने इसको इसीलिए इस प्रकार से लिखा है। और ये जो नियम है वो जूल का नियम कहलाता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूल का नियम क्या है, जूल के नियम को आप समझाइए। तो जूल का नियम केवल यही है कि इन एडियाबैटिक एक्सपांशन देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस and internal energy is the function of only temperature। तो ये जूल्स लॉ कहलाता है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैस। बट अगर हम रियल गैस की बात करें तो वास्तविक गैस के लिए चूंकि डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T का मान पॉजिटिव होता है, अर्थात डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में हम डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T को हम इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं। तो आदर्श गैस का आंतरिक दाब जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने जूल्स का लॉ पढ़ा और इससे संबंधित हमने जूल्स का एक्सपेरिमेंट देखा। जूल लॉ तक पहुंचने के लिए हमें जूल्स के एक्सपेरिमेंट को देखना होगा, तभी हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।